हेलो, मैं हूं अमितोज। आज हम बात करेंगे कार्वी स्टॉक ब्रोकर के घपले के बारे में और रास्ता ढूंढेंगे कार्वी के क्लाइंट्स के लिए, ताकि जो उनका पैसा वहां फंस रखा है वो उन्हें मिल पाए। मैं भी इसके असर में था। मेरे परिवार के सदस्यों का पैसा और उनके स्टॉक्स कार्वी में थे और अभी भी हैं, तो मैंने उस पर कुछ एक्शन लिया जिसके कारण मुझे थोड़ी सी राहत मिली। मेरा जो सीधा कैश उनके पास था, जो कि सिक्योरिटीज़ या स्टॉक्स को रिस्क कवर करने के लिए वहाँ रखना पड़ता है, वो लगभग 40,000 के आसपास था, जिसमें से मुझे 20,000 रुपया उन्होंने पिछले हफ्ते लौटाया। अब ये सब पाने के लिए मैंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कार्वी घपला है क्या। कार्वी में जो लोग शेयर में सेकेंडरी मार्केट जिसे कहते हैं हम, ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, ये एक अहम हिस्सा होता है इकॉनमी का। वो कैसे होता है कि लोग सरमायों में, व्यापारों में पैसा लगाते हैं, मिलकर पैसा लगाते हैं, और कई बार उसके रहते उनको अपना व्यापार चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो अपनी हिस्सेदारियां कुछ पब्लिक में बेचते हैं। अब जब वो हिस्सेदारी बेची जाती है, तो अगर उसमें से किसी हिस्सेदार को फिर से पैसे की ज़रूरत पड़े और वो चाहता है कि मैं अपना हिस्सा बेचकर निकलूं और मुझे वो पैसा किसी ज़रूरी काम के लिए चाहिए है, मान लीजिए कोई बीमार हो गया है या कुछ है, तो ये चीज़ वो हिस्सेदारी अपनी पब्लिक में बेच सकता है। पर अगर हम इससे, कई लोगों को ये समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसमें घपले भी बहुत होते हैं, पर अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो ये व्यापार को मजबूती देता है। अब इसमें घपले बहुत होते हैं और इसमें कुरीतियां हैं, माल प्रैक्टिसेस हैं। अगर सीमित आबादी हो और व्यापार हो और आपस में लोगों ने जीवन यापन करना है और उसमें कहीं पैसा लगाया है, किसी को पैसा वापस चाहिए, तो उसके लिए ये प्राइमरी मार्केट और ये शेयर सेकेंडरी मार्केट, ये सब बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। पर ज्यों आबादी बढ़ गई और हमारी एक दूसरे के प्रति जवाबदेही घट गई, उसके रहते फिर जो व्यवहारिकता लोग लेकर आए, जो निजी स्वार्थ के लिए और अन्य हालातों के रहते एक दूसरे के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो गई और ये उसका एहसास नहीं रहा और ये सब माल प्रैक्टिसेस आनी शुरू हो गई, उसके कारण ये घपले होते हैं। और ये इसको समझना चाहिए। ये समझ जब पूर्णतया होती है, मुख्यतः तो सरकारों के रहते रहती है। अब इतनी सूझबूझ और समझ जो है कि वो हर जगह पर दिखाई जाए, आज के हालातों में बहुत मुश्किल है। राजनेता जो होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, उन्हें अपनी पार्टी की सूझबूझ होती है, अपने जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटों का हिसाब कैसे रखना है और जो वोटों को मुद्दों से कैसे जोड़ना है और फिर वोटें कैसे लेनी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है जिसके कि वो माहिर होते हैं। अब आ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे चलना है, तो ये पॉलिटिकल के रहते रहते जो एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत ही कम लोगों की इस सब चीज़ पे पकड़ बन पाती है। अब देश को चलाना है तो उसमें देश की सरकार ही मोटे तौर पे जिम्मेवार है और या उसकी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है। अगर ब्यूरोक्रेसी मक्खन लगाने में लग जाए राजनेताओं के और राजनेता लग जाएं पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म में कि येन केन ब्राकेन इलेक्शन तो जीत जाएं और हमें जो है जीत कर हम
हमें सरकारी ओहदे मिल जाएं, प्रधान बन जाएं, कोठियाँ मिल जाएं, जो है कम से कम तनख्वाह अच्छी मिल जाए और हवाई जहाज मिल जाएं और पूरी सरकारी तंत्र का यंत्र इनके हाथों में आ जाए। गोल तो यही रहता है पॉलिटिकल जो है। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मोटे तौर पर कुछ जो ईमानदार थोड़ी बहुत अफसरशाही है, कुछ इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चलती है और चलती जाती है। बहुत मुल्कों में ऐसा होता है। तो ये सब जो जवाबदेही और ये जो असल मुद्दों से ध्यान भटकाकर ये उसके कारण ये सब घपले वपले होते हैं। अगर अदरवाइज़ तो ये घपले का बहुत ही कम चांस होता है अगर ईमानदारी से चला जाए तो कार्वी में जो इनके ब्रोकर्स ने और जो लोकल लेवल पे डीलर जो इन्होंने एम्प्लॉय बिठा रखे थे, किन्हीं हालातों के रहते कुछ शेयर पूल में रह गए और पूल के शेयरों के पर उस पर कार्वी ने लोन लिया। अब अगर कार्वी उसी पे रहती और उस पैसे को किसी तरह से रिस्क को मैनेज करने के लिए यूज़ करती या मार्जिन के लिए मार्जिन कॉल्स या मार्जिन पे ध्यान रखती अपने मूलतः व्यापार पे, तो शायद कुछ बचता। तो पर नियत यही रहती है कि उस पैसे को जो आ गया है उसको उन्होंने मैनेजमेंट ने कुछ कॉल ली कि शायद रियल एस्टेट या ज़मीन की डेवलपमेंट, फ्लैट बना के बेचना या ज़मीन रियल एस्टेट कारोबार में उनको मुनाफा दिखा और वो उसमें उन्होंने शायद लगाया अपने मूल व्यापार से हटके दूसरे व्यापार में वो पैसा लगा दिया। कानूनी तौर पे तो ये ठीक नहीं था, पर उसके रहते कहीं उनकी कंप्लेंट हुई और उनको इसके लिए नॉन कंप्लायंट पाया गया, जिस पे कार्रवाई हुई। और कार्रवाई इस हद तक हो गई कि अब वो एक्सचेंज में कारोबार करने लायक नहीं रहे। जो उनका मूलतः व्यापार था अब वो एक्सचेंज में कारोबार करने लायक नहीं रहे। पिछले साल से ये हो रहा है। तो 4-6 महीने तो हम लोगों के पास भी टाइम नहीं था, तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया अपने जो हमारे लोकल आदमी थे उनको कि भाई इसको थोड़ा सेटल करवा दो, पर उनको भी बेबसी थी और वो उसमें नहीं सुलझा पाए। तो जून में मुझे कुछ कोविड के रहते मैं अपने पेरेंट्स के पास आया, मुझे मौका मिला कि इस पे कार्य किया जाए। जून में मैंने उनसे फॉलोअप किया। उनको कार्वी के जो ईमेल आईडी हैं service@carvi.com और ग्रीवेंसेस सेल का ईमेल आईडी है जो igksbl@carvi.com। इन सब ईमेल आईडीज़ में मैंने 5-6 बार उनको रिमाइंडर भेजा कि मेरा इतना पैसा और इतने स्टॉक्स आपके पास हैं, तो इसको आप सेटल कीजिए। तो जब रिस्पांस नहीं आ रहा था तो पहले तो मैंने उनको फिर रिक्वेस्ट दी कि आप कारोबार तो कर नहीं पाएंगे एक्सचेंज के ऊपर, तो अब रास्ता निकालने का था कि अब इसको कुछ तरह से 4-5 लोग हमारे घर में जिन पे असर आ रहा है, पैसा है, फंसा हुआ है। तो मैंने अपने लेवल पे इनिशिएटिव लिया कि पहले मैं अपने आप को केस को तो सुलझाऊं। तो उसको रहते मैंने एक रास्ता निकाला कि इसको जब मैं उनके पास गया कि भाई थोड़ा ट्रांसफ़र कर दें कहीं दूसरे ब्रोकर में, तो वो कहते हैं जी शेयर बाय शेयर ट्रांसफ़र करने में इतने चार्जेस लगेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। अब कारोबार तो के लिए तो ये उसमें से बैन हो गए हैं एक्सचेंज के ऊपर, कारोबार अब इनसे होगा नहीं, व्यापार अब एक्सचेंज पे आ नहीं पाएंगे, तो इनके साथ रहने का क्या फ़ायदा होगा। तो उसके रहते मैंने ये ट्रांसफ़र किया, अपना नया अकाउंट खोला अगेन डिस्काउंट ब्रोकरेज जिसे कहते हैं ज़ीरोधा ब्रोकिंग, और भी हैं, अपस्टॉक्स भी है और SBI कैपिटल भी है। मेरे पिताजी ने SBI कैपिटल में खोला। तो मैंने क्यों ऑनलाइन सहूलियत थी, ज़ीरोधा वाले ऑनलाइन जो हैं आसानी से और जल्दी खोल दिया उन्होंने अकाउंट। तो मैंने उनको इसके रहते मैंने रिक्वेस्ट किया कार्वी वालों को कि आप मेरा पूरा अकाउंट क्लोज़ करें और मेरे जो शेयर हैं वो ट्रांसफ़र कर दें ज़ीरोधा में। ज़ीरोधा से उनको चाहिए होता है मेरे मास्टर डिटेल्स, जिसमें उनका ब्रोकर ID, DP ID, क्लाइंट ID, ताकि सही अकाउंट में सही ब्रोकर के पास ये शेयर्स पहुंच पाएँ। तो अब
जो मूलतः जो अच्छी बात है, जो अच्छी प्रैक्टिस है, वो तो ये है कि जो ब्रोकर है आपके शेयर्स जो हैं वो डिपॉजिटरी में ट्रांसफ़र करता है। तो जितने शेयर मेरे डिपॉजिटरी में थे वो सब तो ट्रांसफ़र हो गए ज़ीरोधा में। अब जो पूल अकाउंट में थे वो उसी के पास रह गए, उसी का तो वो ही तो जो है जिस पे विवाद का हिस्सा है वो, अब वो उनके पास ही रहे और ना मुझे कैश मिल वो दें। तो अब मैंने उनको फिर रिमाइंडर भेजे, तो अब वो कहें कि भाई 15 अगस्त आज़ादी के आसपास समझें कि आपका फैसला होगा, या कुछ और दिनों में अगला 15-20 दिन बता दें कि 15-20 दिन में हो जाएगा, ऐसे है, बाहर आएगा, ये होगा वो। अब वो फैसला कोई ना करें। तो उसके रहते मैंने सेबी के स्कोर्स नाम का एक, उन्होंने सेबी की साइट पे है, सेबी रेगुलेटरी बॉडी है, जो एक तरह से समझ लीजिए, अगर मैं इसका बोलूं तो एक पूर्णतया तो नहीं समझ सकते हैं कि जैसे पुलिसिंग का काम करती है इसी लाइन में, कैपिटल मार्केट्स में। तो उसके ब्रोकर, एक्सचेंजों को रूल्स बनाना, देखना कि वो उसको फॉलो करें और उसी तरह से कार्य करें। तो जो नहीं करता उस पर कंप्लेंट हो सकती है, उस पर एक्शन हो सकता है। तो ये काम सेबी का है। तो एक्सचेंजेस भी कुछ हद तक सेबी की सरकारी इंस्टीट्यूशन है, तो वो भी कंप्लायंस को लेकर चलती हैं। तो कंप्लेंट अब रह गया रास्ता स्कोर्स में सेबी पे कंप्लेंट करें। तो मैंने सेबी पे कंप्लेंट की और इनको मैंने रिमाइंडर भेजने शुरू किए दूसरे तीसरे दिन। और कुछ हफ्तों के बाद जब ये ना हो पाए कि कंप्लेंट के बाद भी नहीं हो रहा, मैंने डेली ही तौर पे रिमाइंडर भेजा कार्वी को, सेबी को और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। फिर कुछ दिन तो लगे, फिर कुछ दिन के बाद मुझे बताया गया कि आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और मुझे फिर मेरा 40,000 वहाँ पे था, उसमें से मुझे 20,000 दे दिया गया और 2 मेरे स्टॉक्स पड़े हैं वहाँ पे। तो 20,000 और 2 स्टॉक्स अभी भी वहाँ पर पड़े हैं। तो यही चीज़ मैंने जैसे की वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, मेरे पिछले वीडियो से भी है, क्योंकि मुझे कुछ शुभचिंतकों ने बताया कि आप ये जो वीडियो है हिंदी में बनाएं, क्योंकि हिंदी में भी लोगों को समझ आएगा और हिंदी बोलने वाले लोग भी इसके असर में हैं। तो अब मैं तो आपको एक तरह से, अगर मेरे को इतना मिल गया है तो मैं आपको शुभकामनाएं एडवांस में ही दे देता हूँ कि ये आपके लिए एक मौका है, गिव अवे भी है, इससे आपको फ़ायदा होगा। जितने पैसे आपके हैं आधे तो मुझे मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप हैं आपको भी मिलेंगे पैसे। तो हर कार्वी क्लाइंट जो फंसा हुआ है वहाँ पे, उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलने की उम्मीद है। और अंततः तो ये सब जो मार्केट मेकिंग है, जो मार्केट को चलाने का हिसाब है, इसमें कुछ हद तक जो ये इस तरह से जो लोग ख़राब करते हैं या लोगों से मैनेजमेंट नहीं होती, उसको कवर करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या ये सब गवर्नमेंट इदारे कुछ ना कुछ जो है उसमें गारंटी देते हैं। ऑलमोस्ट अराउंड 2 लाख रुपए की जो है उसमें शायद है, मुझे पक्के तौर पे नहीं पता, पर आप देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको ये कि उस तक के आपको वो कुछ ना कुछ कवर करेंगे वो आपको, क्योंकि उसकी जैसे बैंकों में पैसा है सीधे तौर पे बिल्कुल सही पैसा हमारा यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, तो वो सरकार आपको उसको दिलाएगी और दिलाने में मदद करनी चाहिए। सरकार के पास सब तरह का ये सारा जितने भी ट्रेड होते हैं, ये सरकार या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे एक ट्रेड लॉग होता है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, वाइट में है, और ये पूरा इसका हिसाब किताब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सब स्टॉक एक्सचेंज की ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम्स में एक पाई का हिसाब होता है। तो अगर अपने तौर पे सरकार इस पे एक्शन लेना चाहे तो ले लेना चाहिए, आइडियली तो ले लेना चाहिए, है ना। मर्यादा अगर पुरुषोत्तम तरह से कार्य करे सरकार, तो सरकार को तो अपने तरफ से ये फैसला करवाना चाहिए और लोगों को पैसा दिलवाना चाहिए। पर नहीं भी है तो आप कंप्लेंट करेंगे, उसको क्लेम करेंगे कम से कम, तो वो उनके नोटिस में और उभर कर आएगा और आपका फैसला जल्दी होगा। मेरी तो यही आपको राय है, मेरी सलाह ये है कि आप स्कोर्स पे जाके कंप्लेंट करें। अगर आपका फैसला अब तक नहीं हो पाया, साल से ऊपर हो गया है, तो आप करें कंप्लेंट जाके, ताकि वो उनके हाईलाइट हो, उभर कर आए कि ये इतना घपला हो रखा है। कुछ मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ जिस तरीके से मैंने ये कंप्लेंट वगैरह की, ईमेल्स की। आगे देखिए, स्कोर्स सेक्शन ऑन द सेबी साइड, you click on complaint registration and it will open up in
you can open it up in a separate tab wherein you have to register here. Now to register, you have to put in your details, PAN account number, mobile number, Aadhaar numbers, so all those details of IFSC code, and then it starts, they register you and it does the checks on your mobile phone. It will send certain OTPs to and fro, and after that you can put in the complaint. Let me try it for my mother's details. अकाउंट लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो आपका जनरेट हो गया है उसको यूज़ करते हुए आप लॉगिन करें, पासवर्ड चेंज करें और फिर कंप्लेंट रजिस्टर के लिए डिटेल्स ऐड करें। अब जब आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो जाएगा, ब्रोकर के अगेंस्ट आपको करना है, उसमें आप नॉन पेमेंट की सिलेक्ट कर अपना बता दें कैश आउटस्टैंडिंग एंड नॉन सेटलमेंट। जब ये कर देंगे, आप सबमिट कर देंगे, तो आपका सेबी का कंप्लेंट आईडी आ जाएगा आपके पास। उसको यूज़ करते हुए रिमाइंडर ईमेल्स भेजें कार्वी, सेबी और एनएससी को। These are the email IDs which you can send your complaint and have a subsequent follow-up with relevant details like SEBI complaint number, DPID, client ID, PAN details and other proof you can attach as well. Send these reminders every 2 days, or subsequently you after some time can send daily based reminders. See what response you get. And you may also call up helpline numbers of SEBI and follow with the assigned officers. इस साल का ये गिव अवे सभी कार्वी क्लाइंट्स के लिए बहुत मुनाफा बोनस रहेगा। अगर ये आपके लिए हो जाता है तो मेरी तरफ से मुझे भी एक सेटिस्फेक्शन रहेगी। आप इसको फॉलो करें और अपने पैसे लें, ये आपका पे आउट होगा। मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं आपके फ़ायदे की पुनः वीडियो बनाता रहूँगा और इससे बेहतर बनाऊँगा। थैंक यू।